हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी के बीपीएससी टीआरई 4 क्लास में। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। कल हम टीआरई 3 के जो पीआरटी के क्वेश्चन आए हैं 1 से 30 तक जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों को देखा था। आज उसके आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। हमारे स्क्रीन पर 30 के बाद जो 31वां नंबर प्रश्न आया है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी वायुमंडल को अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति या कैसे होती है, या वायुमंडल में जो गर्मी है यह कैसे बनी रहती है, मेंटेन कैसे रहती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि दीर्घ पार्थिव विकिरण के द्वारा। यानी पार्थिव विकिरण ये है कि जो सूर्य की किरण पड़ती है पृथ्वी पर और जो वापस यहाँ से ये जो लौटने का काम है विकिरण का, उसके वजह से यहाँ पर जो है अधिकतम ऊर्जा यानी अधिकतम गर्मी हमें प्राप्त होती है, ये अवरक्त किरणों के वजह से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 32वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। हम आपको क्लियर कर दें कि ये हम उसी प्रश्नों को कर रहे हैं जो टीआरई 3 में 1 to 5 में जनरल स्टडीज़ के प्रश्न पूछे गए हैं। 1 से 30 कल हम कवर किए थे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग जो है इसको कंप्लीट करेंगे। जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे, जो रीजनिंग और मैथ के होंगे, उसको हम स्किप किए हैं इसमें। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। तो भारत की जो सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसकी लंबाई कितनी है, याद रखिएगा कि इसकी लंबाई है 649 मीटर। 649 मीटर इसकी लंबाई है। इस नहर का निर्माण जो है सतलज और ब्यास, याद रखिएगा प्रश्न जो बनते हैं, सतलज और ब्यास ये दो प्रमुख सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। सतलज और ब्यास ये दोनों नदी सिंधु की सहायक नदी है। इसके पानी को, सतलज और ब्यास के पानी को राजस्थान में ला करके सिंचाई के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रश्नों को समझना भी है। प्रश्न पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर गुंडी तमिलनाडु में है। गुंडी जो राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में है, करेक्ट है। भगवान महावीर बिहार में है, और फिर जो है बलपक्रम मेघालय में है, तो सी भी करेक्ट है। अब चूंकि भगवान महावीर है तो आपको कंफ्यूज किया जाएगा, चूंकि भगवान महावीर की पैदाइश बिहार में हुई है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, यह बिहार में नहीं है, यह गोवा में है। अर्थात जो गलत सुमेलित कौन है, वह ऑप्शन बी है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट भी करेंगे आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब 34वां नंबर प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे का पोषण स्तर होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे का जिक्र है जो कीट भक्षी पौधे हैं, जो सिंपल पौधे हैं हम लोग के एरिया में, जो पेड़ पौधे हम देखते हैं, आम, अनार, अंगूर या फिर जो भी पेड़ पौधे हम अपने आसपास देखते हैं, जिसके वृक्ष के नीचे हम लोग खेलते हैं, ये सभी पादप ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण से। तो वो लोग जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन जंगलों में कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं कि उसके आसपास में अगर कोई कीड़े मकोड़े पहुंच जाते हैं तो वो उसका भक्षण कर लेते हैं, यानी उसे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो पौधे भी प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, लेकिन वो कीड़े मकोड़े को भी भक्षण करते हैं। तो यानी वो दोनों तरह से अपना पोषण करते हैं। तो उन पौधे को कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। वो द्वितीय उपभोक्ता में आता है, क्योंकि वो कीट का भी इस्तेमाल अपने भोजन में करता है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। आप याद कर लीजिएगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया था उस वक्त। एक था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। जो अभी भी हम लोग याद करते हैं कि पश्चिम बंगाल बिहार की चौहद्दी है, यानी बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। तो आज भी वह उसी नाम से जाना जा रहा है। जो पूर्वी बंगाल था
वो बंटवारा के पश्चात 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना और फिर 1971 में वह वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जाना जा रहा है। अब ये है कि ये 1905 में जो बंटवारा हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लेकिन 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उस वक्त लॉर्ड हार्डिंग का यहाँ शासनकाल था, पुनः बंगाल विभाजन को वापस लेकर के बंगाल को एक कर दिया गया था। तो 35 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। हम सारे तथ्य आपको एनसीईआरटी आधारित बताते चलते हैं, यानी इस एक प्रश्न से आप आने वाले 5-7 प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो सोनार, जिसको अंग्रेजी शब्द है सोनार, जो सोनार शॉर्ट नेम है SONAR, क्या नाम है? सोनार। सोनार का जो पूरा फार्मूला है, SO से है साउंड, N से नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन, A से एंड, R से रेंजिंग, सोनार। तो ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है, इसके ज़रिए क्या होता है कि ये समुद्र में जो है पानी के नीचे उसकी गहराई पता लगाने के लिए एक तरह का आवाज़ भेजा जाता है और आवाज़ टकरा करके वापस आता है, उस दूरी को कैलकुलेट किया जाता है जिससे गहराई का पता चलता है। अगर आवाज़ देर के बाद वापस आए तो लगता है कि ज़्यादा गहरा है, अगर आवाज़ पहले वापस आ जाता है तो इससे ये लगता है कि आसपास में कोई पत्थर वगैरह है, तो फिर जो ये होते हैं वो अपने नाव का रास्ता मोड़ लेते हैं ये समंदर में। तो इसका सोनार का उपयोग क्या होता है कि पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, ये भी करेक्ट है, हील सेल का पता लगाने के लिए और समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, ये तीनों काम में सोनार काम आता है, अर्थात ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से बीमारी का संबंध किससे है? ये तो हालांकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन आइए देखते हैं, करते हैं इसको भी, कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, यानी अगर हम लोग सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी रखना दुर्घटना न होने के लिए ज़रूरी है। उसी प्रकार बीमारी का संबंध डॉक्टर से नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बीमार होने के बाद इलाज करता है, यहाँ पहले की बात है। तो बीमारी का संबंध स्वच्छता से है। हम अगर स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे, अपने आसपास को गली नली को साफ रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। तो स्वच्छता हटी बीमारी घटी वाली बात हो गई, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बीमारी का संबंध स्वच्छता से है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी याद रखे हुए हैं कि 1885 को मुंबई में हुई। यहाँ पूछा जा रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ये जो है 38 का ए के रूप में जाना जाएगा कि जून 1934 में हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य कौन रहे हैं? तो जेपी नारायण, जिनको लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। कौन रहे हैं? जेपी नारायण, जिनको लोक नायक जयप्रकाश, या फिर ये पूछा जाता है प्रश्न में कि लोक नायक किनका टाइटल है, तो जयप्रकाश नारायण जी का टाइटल है लोक नायक। तो संस्थापक में जेपी नारायण रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव रहे हैं और जो है राम मनोहर लोहिया जी रहे हैं। तो ये सारे जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो है संस्थापक सदस्य के रूप में जाने गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों को निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का जो नया संसद भवन 2024 में उद्घाटन हुआ है, नए जगहों पर अब संसद भवन चल रहे हैं और 2024 में इस पर भी समीक्षा होनी है कि जो अभी 545 संसद का ये संसदीय समूह है तो इसमें बढ़ावा होगा, क्योंकि जनसंख्या अब बढ़ गया है तो संसद की संख्या भी बढ़ेगी। तो सबसे अधिक जो निलंबन हुआ था, यानी सस्पेंड किए गए थे संसद कार्यवाही के दौरान विभिन्न मुद्दों पर होने वाले हंगामा को लेकर, किस मुद्दे पर हंगामा हुआ, क्यों किया गया, इसको हम चर्चा बाद में करेंगे। तो उसमें सबसे अधिक संख्या कांग्रेस के सांसदों की थी, 41 सांसदों को निलंबित किया गया था कांग्रेस के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये प्रश्न जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, बहुत सिंपल प्रश्न है, आप सभी को याद होगा, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी जो है अपनी उनकी शालीनता के वजह से अपना एक राजनीतिक गुरु मानते हैं, वो है गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऑप्शन सी हैं। दादा भाई नौरोजी हैं, इनका जो उपनाम है, इन्हें ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान वृद्ध व्यक्ति के रूप में दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि
देश की मतदाता सत्यता सूचिता पर आधारित विचारण वीवीपैट में किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, जब आप चुनाव के दिन वोट डालने आप जाते हैं, अपना जो ईवीएम मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पे आप जिस उम्मीदवार का वोट करते हैं, तो उसके बगल में एक मशीन रखा रहता है, उसको वीवीपैट मशीन कहते हैं। उसमें आप जो इसको उम्मीदवार को वोट करते हैं, उसके नाम और उसका जो सिंबल होता है, तो वो सिंबल वाला पर्ची एक उगता है और फिर वो पर्ची प्रिंट होकर के उसी बॉक्स में गिर जाता है। तो वो मशीन जो है वीवीपैट मशीन कहलाता है। उस मशीन का सबसे पहले जो ये इस्तेमाल किया गया था 2012 में किया गया था। ऑप्शन सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और ये सबसे पहले इस्तेमाल नागालैंड में किया गया था। अब तो हर बूथ पर लगभग इस्तेमाल रहता है, आप देखते होइएगा वीवीपैट मशीन। तो इसका सबसे पहले इस्तेमाल 2012 में नागालैंड में हुआ था, जो है वीवीपैट मशीन का ईवीएम के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष में प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति है। यानी कौन राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको लेकर के जब वो उनको चुनाव में उनके खिलाफ में कोई प्रत्याशी नहीं था। जैसे अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में जो राष्ट्रपति महोदया हैं, तो इनके विरुद्ध में जो है एक अलग विपक्ष की तरफ से अलग उम्मीदवार थे, यशवंत सिन्हा। तो वो यशवंत सिन्हा हारे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीती। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, उनके विरुद्ध में, उनके विपक्ष में जो है कोई नहीं थे, यानी वो निर्विरोध थे और सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मानव आँख की निकट दृष्टि दोष परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। निकट दृष्टि दोष, मनुष्य का जो आँख है, याद रखिएगा कि वो नॉर्मली जो है जब आँख की स्थिति ठीक ठाक रहती है तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत तक के वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकता है। लेकिन जब उसकी जो मसल्स हैं, यानी सिलियरी पेशियां हैं, कभी मोटी या पतली हो जाती है, तो वहाँ दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कभी क्या होता है कि वह निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को साफ देखता है। कभी होता है कि वह दूर की वस्तु को साफ देख लेता है, लेकिन निकट की वस्तु साफ देख लेता है, दूर की वस्तु साफ नहीं देख पाता है। तो ऐसे में दोष उत्पन्न होते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसमें वो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को वह साफ नहीं देख पाता है। तो वो सिलियरी पेशिया के मोटा हो जाने के कारण, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ये भी प्रश्न दोस्तों जो है या सामान्य अध्ययन के प्रश्न नहीं है, बल्कि ये भी रीजनिंग के प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। कारपेंटर शब्द से अक्षरों नहीं बनाया जा सकता है। कारपेंटर, यहाँ पर पेंटर है, कारपेट है और रिपेंट है। तो कारपेट और रिपेंट तो बनाया जा सकता है, लेकिन पेंटर शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि पेंटर में PAINTER है, लेकिन आई शब्द जो है, आई अक्षर जो है, यह कारपेंटर में नहीं है, इसलिए पेंटर शब्द कारपेंटर से नहीं बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हम सभी प्रश्नों को आपको व्याख्या करते चल रहे हैं, इसलिए हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक आए। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर कीजिए और उनकी मदद कीजिए। सवाल है कि 45 किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल टी पार्क के रूप में विकसित की योजना है। कि किस नदी किनारे को, यानी नदी के किनारे किनारे जो है सरकार चाह रही है कि टी पार्क का निर्माण करे, यानी चाय उद्यान का पार्क हो, जहाँ पर चाय की खेती हो और सिंचाई के लिए उसे भटकना न पड़े, उसी नदी की पानी से सिंचाई का काम हो जाए। तो यह है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे। हालांकि ये तीनों नदियां पश्चिम बंगाल में होते हुए प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा भी, लेकिन यह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जो है हुगली नदी के तट पर स्थापित करना चाह रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय परंपराओं का सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो दक्षिण में सबसे पहले पीर पंजाल श्रेणी, जस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। जो सही ये क्या होगा कि हिमालय का पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख और काराकोरम। ऑप्शन बी 46वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का धातु इस्तेमाल होता है। तो
तो टंगस्टन जो है एक धातु है जिसका जो प्रतिरोध क्षमता है वो उच्च प्रतिरोध है, यानी उच्च प्रतिरोध है। इसका गलनांक भी ज़्यादा है, बहुत हिट हो जाता है फिर भी ये जल्दी नहीं गलता है, लोहा से भी ज़्यादा इसका गलनांक है। यही कारण है कि जो विद्युत के बल्ब हुआ करते थे, कौन वाला बल्ब, जो लाल कलर का रोशनी देता था जिसमें फिलामेंट था इस प्रकार का, और ये टूट जाने पर वह बल्ब बुझ जाता था, तो वह बल्ब में अब तो एलईडी बल्ब इस्तेमाल हो रहा है जिसका पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। अभी जो बल्ब व्हाइट कलर का इस्तेमाल हो रहा है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लेकिन जो पहले का बल्ब था जो 100 वाट के बल्ब के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इस बल्ब में जो फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का तार होता था। क्यों टंगस्टन का तार? क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च और इसका गलनांक भी उच्च होता है, यह जल्दी नहीं गलता था, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी ऑप्शन बी होगा कि ये विद्युत बल्ब में इसका इस्तेमाल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि आदित्य L1 लॉन्चिंग पॉइंट जो है जिसे ये लॉन्च किया गया था स्पेस में 1 से 6 जनवरी 2024 को पहुंचा गया। इसमें 7 पोलेट लगे हुए हैं। आदित्य L1 में यान के ऊपरी डेक पर मोनोलिथ लगाया गया था। आदित्य L1 में विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। तो ये सारे कथन जो है ये करेक्ट कथन है, अर्थात ऐसे प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि एक से अधिक कथन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि शीत ऋतु में यानी सर्दी के मौसम में दिसंबर जनवरी के महीने में जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु में ही स्थित कन्याकुमारी जो है यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी या केप कैमोरिन के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वहाँ पर जो वर्षा होती है तो वह किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के रूप में जाना जाएगा कि लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बाढ़ को रोकने के लिए अधिकतम उत्तम विधि क्या है? तो बाढ़ को रोकना है, बाढ़ को रोकने के लिए हम लोग चराई से बाढ़ को नहीं रोक सकते हैं, वनोन्मूलन से पेड़ पौधे को काट करके बाढ़ को नहीं रोक सकते हैं, बल्कि बाढ़ को रोकने का तरीका ये होगा कि हम जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएंगे, वनारोपण करेंगे। वनारोपण में बाढ़ से जो है रोकने का यह तरीका है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से लेकर के 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं जो 2005 से लगातार सत्ता में हैं। बीच में 2014 में कुछ समय के लिए 9 या 10 महीने के लिए एग्जैक्ट याद नहीं है मैं ये जो है बने थे जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री। अन्यथा जो है जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को अगर हटा दिया जाए तो 2005 से अब तक लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उससे पूर्व जो है राबड़ी देवी थी, उससे पूर्व लालू प्रसाद यादव थे। तो ये सारे लोगों की संख्या को अगर गिनती की जाए 26 जनवरी 1950 श्री कृष्ण सिंह से लेकर के माननीय नीतीश कुमार तक, तो इसमें संख्या आते हैं 21 लोग जो है बिहार में अब तक मुख्यमंत्री हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले क्लास में अगर संभव हुआ तो हम इसके नाम भी आपको गिना देंगे। वैसे नाम से प्रश्न रहते नहीं हैं तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? जैसे ऊंट है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो जो भी जंतु ऊंट के जैसे और अन्य जितने भी जंतु हैं वो जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो उन जंतुओं को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं ऑप्शन ए डिजर्टिकॉल्स के नाम से, उन जंतुओं को जो है हम लोग डिजर्टिमल्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण जो हुआ था जिसको जाति आधारित जनगणना कहा गया, आम लोग ने जनगणना समझा था जो कि जनगणना नहीं था, जाति आधारित गणना था जो 2023 में हुआ, उसके आंकड़े भी पब्लिश हुए थे। तो कौन सा कथन सही साबित हुआ था? तो जो 2023 में आंकड़ा आए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो उच्च जाति है, जो सो कॉल्ड उच्च जाति कहिए या फिर जो जनरल कास्ट के लोग कहिए, जो सामान्य जाति के लोग कहलाते हैं, जैसे ब्राह्मण है, भूमिहार है और मुसलमानों में जो है शेख है, पठान है, तो ये सारे लोग की आबादी 15.52% थी। SC ST समुदाय यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदाय के लोगों की जो आबादी थी वो 21.33% थी। और जो है ये पिछड़ी जाति जो OBC के लोग की जाति थी जिसमें OBC, BC, EBC सारे लोग आ रहे थे, उनकी आबादी 63.14% थी। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि ये सारे कथन सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था
1945 में 3 लोगों के विरुद्ध था। एक थे शाहनवाज खान, क्या नाम था, शाहनवाज खान। दूसरा जो थे उसमें प्रेम सहगल थे, प्रेम सहगल। और तीसरा जो नाम है वह है गुरबख्श सिंह ढिल्लो, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ये 3 नाम हैं, तीनों के विरुद्ध जो है लाल किला में चला था मुकदमा। तो इन लोगों का केस लड़ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू वकालत कर रहे थे इन लोगों की तरफ से स्वयं। तो ये 1945 में इन लोगों के विरुद्ध जो है केस लाल किले में चला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को, यह करंट का प्रश्न है कि भारत और जापान के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो उसका नाम था धर्म गार्डियन 2024, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखिए, ये बहुत आसान प्रश्न है, आप 1 सेकेंड में करके आगे बढ़िएगा। सिंघाड़ा नदी में उगता है। सिंघाड़ा वो समोसा नहीं जो हम लोग जो है तेल में छान के खाते हैं, जो नदी में उगने वाला सिंघाड़ा है। कमल है, नदी में उगता है। और मखाना की खेती भी नदी में ही की जाती है, पानी के अंदर की जाती है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ये इनमें से सभी को नदी में उगाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? 73वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। और यह 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और 74वां संविधान संशोधन हुआ है 1993 में, जो कि ये नगर निकाय नगर निगम से संबंधित था। 12वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। इन्हें फिलहाल जो है भारत रत्न भी दिया गया है 2000 में। तो याद रखिएगा 2024 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो इससे भी प्रश्न करंट के बन सकते हैं। नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल रहा है 1992 में, वही थे प्रधानमंत्री। तो 2024 में इनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ये 2 प्रमुख संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से, और 74वां संविधान संशोधन 1993 जो कि जो है नगर निगम से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही साथ अपना एक लाइक इस वीडियो को दीजिए। कह रहा है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग क्या है? जंग जो लग जाता है, लोहे पर जंग लगना, यह किसके वजह से ऐसा संभव हो पाता है? तो 58वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है, ये रासायनिक भाषा में इसको नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सागवान टीक के जंगल पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें वन की, तो वन के लिए आता है कि 30% भूमि पर यानी 30% भूभाग पर पेड़ पौधा होना चाहिए। भारत में जो सबसे अधिक धनाढ्य राज्य है जिसमें जहाँ पेड़ पौधे सबसे अधिक है, हालांकि 30% वहाँ भी नहीं है लेकिन पेड़ पौधे अधिक मात्रा में है, वह राज्य है मध्य प्रदेश। अर्थात ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए भी होगा। ये सर्वाधिक सागवान के पौधे जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि लाइकेन में शैवाल एवं कवक के रिश्ता शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो शैवाल और कवक ये दो जो है ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी सूक्ष्म जीव हैं। तो इन 2 सूक्ष्म जीव में शैवाल और कवक का जो आपस का रिश्ता है वह सहभोजिता का है, यानी आपस में मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। सहभोजिता कैसे कि जो है शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाता है और कवक उसे आश्रय यानी उसको जगह देता है और उसको जल देता है। तो जल और जगह जो है कवक देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये हो या सहभोजिता के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? जलोदभिद वैसे पौधे को कहते हैं जो पूरी तरह से जल में ही उगते हैं। जैसे जलकुंभी है, ये पूरी तरह से जल में उगते हैं। उसे आप उठा करके अगर मिट्टी पे रख दें तो वो फिर पौधे सूख जाते हैं। तो वो पौधे जलोदभिद कहलाते हैं जो पूरी तरह से जल में उगते हों। तो 61वां का ऑप्शन डी हो जाएगा कि वो यांत्रिक उत्तक का अभाव होता है जलोदभिद में, यानी वो पौधे सीधा नहीं रह पाते हैं, पानी में ही सही रहते हैं। वायुतक की उपस्थिति रहती है और सुविकसित संवहन यंत्र की उपस्थिति रहती है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी जो है 61वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की
की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण पर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत का भाषा एटलस का क्या अभिप्राय है? भाषा एटलस से अभिप्राय क्या है? भारत जो है भारतीय संविधान के भाग 8 में 22 भाषाओं को जिक्र है। भाग 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है। फिर भाषा एटलस बनाने का क्या अर्थ है? तो भाषा एटलस बनाने का अर्थ ये है कि भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए जो हमारे गाड़ी में शीशे लगे होते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? तो साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे के आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए सभी वाहनों में, ट्रेन छोड़ करके जितने भी वाहन हैं, बस ट्रक मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, जो भी गाड़ियां हैं, उन सब में जो शीशे लगे होते हैं साइड में, वह उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए आसानी से जो है पीछे से आ रही गाड़ियों को देख सकते हैं। तो उन सारे में क्या लगा रहता है? उत्तल। अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो हजामती दर्पण के रूप में डॉक्टर इस्तेमाल होता है। लोग दाढ़ी वगैरह ये है शेविंग के लिए लगाते हैं। डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है, खासकर दांत का डॉक्टर्स जो है। समतल दर्पण जो है सामान्यतः हम लोग अपने घरों में जो है अपना चेहरा देखने के लिए आईना के रूप में इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि अवतल में जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है अवतल में। समतल में हमेशा वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए उत्तल का इस्तेमाल जो है हम चाह करके भी अवतल का इस्तेमाल जो है साइड मिरर के रूप में इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बड़ा प्रतिबिंब बना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत और उसके सहयोगी, यानी भारत देश और उसके सहयोगी के संबंध में, पड़ोसी के संबंध में जो कथन है कि भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है, करेक्ट है कि भारत हमेशा जो है अपने से युद्ध शुरू नहीं करता है। भारत को कोई छेड़ेगा तभी भारत नहीं छोड़ेगा, लेकिन भारत स्वयं किसी युद्ध का स्टार्ट नहीं करता है। पंचशील सिद्धांत जो है पंचशील सिद्धांत हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, यानी चाइना से पंचशील सिद्धांत है। कल भी यह प्रश्न आया था। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से रहा है, यानी भारत किसी भी गुट में नहीं रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारा भारत के संदर्भ में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। वही कारगिल जो कश्मीर में है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो कारगिल जो है यह सुरु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। सवाल 66वां है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अन्न की कमी थी। उस वक्त 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहे थे और दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन चल रहा था, यानी दक्षिण भारत के लोग हिंदी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। इन तीनों समस्याओं से लाल बहादुर शास्त्री जी जो है जूझ रहे थे, अर्थात 66 का भी ऑप्शन डी के रूप में करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 है कि किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो जो देश की कंपनियों ने ऐसा, उसमें नाम है जो है अमेरिका है, रूस है और जापान है। अमेरिका, रूस और जापान की कंपनियां हैं, अर्थात ये जो ऑप्शन है इसमें से कोई ऐसा देश नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई के रूप में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर एसपीएम का सामान्यतः आप समझिए कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। बहुत आसान प्रश्न है। एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का मतलब हो गया कि सस्पेंडेड का हो गया निलंबित, सस्पेंडेड का हो गया पार्टिकुलेट मतलब निलंबित, पार्टिकुलेट का कण और मैटर तो ये कणिकात्व कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि निलंबित कणिकात्व जो है कणिका तत्व ये वायु प्रदूषण नियंत्रित के लिए प्रयोग में होता है। सवाल 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो खाद्य श्रृंखला बहुत आसान प्रश्न है, ये आपको समझिए तो प्राइमरी से उठाया गया प्रश्न है, लेकिन ये एनसीईआरटी के प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। जब आप प्राइमरी का ईवीएस पढ़ेंगे तो वहाँ ये प्रश्न जो है आपसे
बनता है, और चूंकि पीआरटी में पूछा गया है तो प्राइमरी से तो पूछेगा ही। तो ये खाद्य श्रृंखला कहाँ बनेगा? घास, घास को खाएगा हिरन और हिरन को खाएगा बाघ, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि यह खाद्य श्रृंखला है। घास को मछली नहीं खा सकती है, मछली को गाय नहीं खा सकती है, उसी प्रकार घास को खरगोश और खरगोश को फिर हाथी नहीं खाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि घास को हिरन और हिरन को बाघ, ये खाद्य श्रृंखला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन था? यानी वहाबी आंदोलन जो चला है, जो ये धर्म सुधार आंदोलन था एक मुसलमानों का, तो ये वहाबी आंदोलन जिसको चलाने वाले वहाब नजदी थे। कौन थे? वहाब नजदी थे। तो उन्हीं के नाम पर ये वहाबी आंदोलन चला है कि जो मुसलमानों में आपस में जो कुरीतियाँ आ गई थी उसको ख़त्म करने के लिए वहाब नजदी ने चलाया था। इसका मुख्य केंद्र पटना रहा है। इनायत अली और विलायत अली, यहाँ अली बंधु हैं, सैयद अली और मोहम्मद अली जो है वो जाने जाते हैं असहयोग आंदोलन में। तो अली बंधु वहाबी आंदोलन में भी है, नाम है इनायत अली और विलायत अली, जो पटना में इसका जो है मुख्य केंद्र था। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत धातु कर्म का आश्चर्य लोहे स्तंभ कहाँ स्थित है? यानी धातु का जो लोहा का स्तंभ स्थित है, या ये सिंपल समझिए कि लौह स्तंभ कहाँ है? तो लौह स्तंभ दिल्ली में जो है कुतुब मीनार के पास स्थित है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब चूंकि लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो क्लास पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच उसे शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ जो है आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बनिए अगले सेट के साथ, जो अगले दिन आपको प्राप्त होगा कि भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1991 में नई आर्थिक नीति के पश्चात। और इस प्रकार आज जो है हम अब तक कवर कर दिए आपको, पीआरटी में पूछे गए। फिर आगे हम लोग जो है अगले प्रश्नों को कवर करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।